Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza here from accounting. So today we are going to do another budget question from November 2021, paper 31, question 5. और मेन रीज़न इस क्वेश्चन पे वीडियो करने का यह है कि स्टूडेंट्स को कैश बजट का आइडिया हो जाए कि कैश बजट कैसे प्रिपेयर करना है। और कैश बजट जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है बजटिंग में। तो इसमें एक दो थ्योरी के पार्ट्स भी होंगे तो हम वो भी अटेम्प्ट करेंगे। ARPLC has been setting its budget for 2022. It has prepared the following production budget in units. तो जो भी मैंने प्रीवियस पास्ट पेपर वीडियो की थी बजट्स पे, उस पे मैंने प्रोडक्शन बजट बना के दिखाया था। मैंने कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्शन बजट कैसे प्रिपेयर। तो एट टाइम्स प्रोडक्शन बजट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है कैश बजट के क्वेश्चन में भी, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन बजट ऑलरेडी प्रिपेयर है और ये इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहा है, जब इसने भी फार्मूला से ही प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर किया। तो देखिए इसने मेरा वाला ही फार्मूला यूज़ किया है, इन्वेंट्री प्रोडक्शन सेल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल 8 मीटर्स एट 5 पर मीटर। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट पे 8 मीटर्स मटेरियल यूज होगा और पर मीटर कॉस्ट $5 है। तो हमें अकॉर्डिंगली मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। एंड पेड इन द मंथ फॉलोइंग परचेज। इट मीन्स कि जिस महीने मटेरियल पे करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं जनवरी में सर्टेन मटेरियल परचेज करूँ तो उसकी पेमेंट मैं करूँगा फरवरी में। डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मली $80 पेड इन द मंथ ऑफ वर्किंग। इट मीन्स सेम मंथ में पे हो जाता है जिस महीने लेबर ने प्रोडक्शन में काम किया है। व्हेन मोर देन 140 यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन एनी वन मंथ एंड ओवर टाइम प्रीमियम विल बी पेड अमाउंटिंग टू एन एक्स्ट्रा फॉर ईच यूनिट इन एक्सेस ऑफ 140। तो जिस महीने 140 से ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो उसमें वर्कर्स को एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, तो हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। एंड वेरिएबल ओवरहेड्स पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। तो सिर्फ मटेरियल नेक्स्ट मंथ पे हो रहा है, बाकी दोनों वेरिएबल कॉस्ट सेम मंथ में पे होंगी। इट इज पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स इक्वल टू वन क्वार्टर ऑफ द क्वांटिटी नीडेड इन द कमिंग मंथ। वन क्वार्टर सिंपली मीन्स वन फोर्थ। अब वन क्वार्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक अच्छी एग्जांपल जो है वो ब्रोस्ट की है। जब हम क्वार्टर ब्रोस्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें 2 पीसेस होते हैं ब्रोस्ट के। फिर अगर हम फुल ब्रोस्ट ऑर्डर करें जो कि हार्डली कोई करता है, तो फुल ब्रोस्ट में 8 पीसेस होते हैं। तो ये जो क्वार्टर ब्रोस्ट होता है फुल ब्रोस्ट का क्वार्टर होता है एक्चुअली। तो अगर 8 का हम 1/4 कैलकुलेट करें तो ये आप देखिएगा 2 आएगा। तो क्वार्टर मीन्स वन फोर्थ। और देखिए डायरेक्ट मटेरियल्स की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है। और पहले प्रिपेयर द परचेसेस बजट फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स इन डॉलर्स फॉर ईच ऑफ द मंथ्स फरवरी मार्च एंड अप्रैल। तो देखिए परचेसेस बजट में पहले हम हर मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे कि कितना मीटर मटेरियल हम परचेज करेंगे, क्योंकि मटेरियल का जो यूनिट है वो उसमें मीटर है, इसका मतलब मीटर्स में मटेरियल परचेज करता ही है। उसके बाद ही ऑब्वियसली हम फिर डॉलर अमाउंट निकाल पाएंगे। और ये हमें फरवरी मार्च और अप्रैल के लिए करना है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर मटेरियल्स की भी इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है तो परचेजेस बजट फिर फार्मूला से प्रिपेयर होगा। यानी मीटर्स हम फार्मूला से निकालेंगे और फिर डॉलर अमाउंट में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए 5 मीटर हमें गिवन है। तो बाकी पॉइंट्स फिलहाल मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, पहले हम परचेजेस बजट पे फोकस करेंगे। उसके बाद फिर कैश बजट हमें अटैम्प्ट करना है पार्ट बी में। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने परचेजेस बजट प्रिपेयर किया था वैसा ही इसमें भी बनेगा। तो फरवरी मार्च एंड अप्रैल है।
मटेरियल ऑब्वियसली हम परचेज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन परचेजेस होगा। और ये मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर मटेरियल परचेज करेगा प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, तो लेस यूसेज। ऑब्वियसली सेल्स करने के लिए नहीं लाएगा मटेरियल वो। तो दैट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो पहले यूसेज हम हर महीने की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें परचेजेस गिवन है। तो फेब्रवरी का मैं फॉर एग्जांपल यही कर देता हूँ। देखिए फेब्रवरी में मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ 130 यूनिट्स। और एक यूनिट पे प्रोड्यूस करने के लिए 8 मीटर रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं 130 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूँ तो फेब्रवरी की मटेरियल यूसेज आ जाएगी। इसी तरह मार्च की भी कैलकुलेट सकते हैं। मार्च के प्रोडक्शन यूनिट्स है 148 और एक यूनिट पे 8 मीटर यूज होता है। तो दैट इज 1184। अप्रैल में वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर 159 यूनिट्स। तो 1272। तो हमने तीनों मंथ्स की यूजेजेस कैलकुलेट कर ली, अब हम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज तो हम यहाँ कॉपी कर देंगे। मार्च में 1184। फेब्रवरी में देखे वी विल यूज 1040। मार्च में 1184। और अप्रैल में 1272 मीटर्स ऑफ मटेरियल। हमें फरवरी मार्च और अप्रैल का करना है। जनवरी का एक रीजन है, मैंने कॉलम इंक्लूड किया, अभी हम बाद में बात करेंगे उसमें। अब वी नीड टू थिंक कि फरवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी। तो देखें, 1/4 ऑफ द क्वांटिटी नीडेड इन द फॉलोइंग। तो जो मटेरियल मैं मार्च में यूज जो मटेरियल मैं फरवरी में यूज करूंगा 1040 मीटर्स, उसका 1/4 मैंने एज रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री मेंटेन किया होगा जनवरी में। तो अगर मैं जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लूँ तो वो फरवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो 1040 का अगर मैं 1/4 निकाल लूँ तो दैट इज 260। तो यहाँ 260 ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी फरवरी की। परचेजेस तो मुझे कैलकुलेट करनी है, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। अब देखिए मार्च में जो मैं मटेरियल यूज करूंगा उसका 1/4 मैं मेंटेन करूंगा फरवरी पे एज क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल। तो मार्च में मटेरियल की यूजेज है 1184। तो दैट इज 296।
तो 296 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। अब अगर मुझे परचेजेस निकालनी है, 296 यूसेज ऐड हो जाएगा, प्रीवियसली माइनस हो रहा था, और 260 जो ऐड हो रहा था माइनस हो जाएगा, तो हमारी परचेजेस आ जाएंगी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अभी जो फेब्रवरी की क्लोजिंग है मार्च की ओपनिंग हो जाएगी। और अगर मुझे मार्च की क्लोजिंग निकालनी है, तो देखिए जो अप्रैल में मैं मटेरियल यूज करूंगा, 1272, उसका वन फोर्थ में एज क्लोजिंग इन्वेंट्री रखूंगा एट द एंड ऑफ मार्च। तो दैट विल बी 318। अब 318 प्लस 1184 माइनस 296, तो परचेजेस आ जाएंगी रॉ मटेरियल की मार्च की। 318 प्लस 1184 माइनस 296, तो दैट विल बी 1206। अभी जो मार्च की क्लोजिंग है ये अप्रैल की ओपनिंग हो जाएगी। अब अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे मई की रॉ मटेरियल की यूजेज निकालनी होगी। मई का तो बजट तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये मैं यही कर देता हूँ। तो मई की रॉ मटेरियल यूजेज हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो मई में मैं मटेरियल यूज़ करूंगा, तो मैं वन फोर दिस इन्वेंट्री रखूंगा अप्रैल में। तो मई के प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है 138, और 8 मीटर यूज़ होगा, तो दैट इज़ 1104 मीटर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस 1104 I can calculate the closing inventory of materials for April. तो 276 हो जाएगा। तो 276 प्लस 1272 माइनस 318, दैट विल बी 1230। देखिए पर मीटर कॉस्ट जो है वो 5 है, तो 1076 को अगर मैं 5 से करा दूँ तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, परचेज कॉस्ट आ जाएगी फेब्रवरी की। तो दैट इज $5380। देन फॉर मार्च 1206 इंटू 5, तो दैट विल गिव अस 6030। एंड फॉर अप्रैल 1230 मीटर्स इंटू 5, तो दैट विल बी 6150। तो ये हमारा परचेसेस बजट कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कैश बजट। अब कैश बजट हमें से मार्च और अप्रैल का बनाना है।
और ये जो रॉ परचेजेस बजट में हमने फेब्रवरी के परचेजेस कैलकुलेट किए, ये दैट विल बी यूजफुल टू कैलकुलेट द पेमेंट टू सप्लायर फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि हम नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करते हैं मटेरियल्स की। तो कैश बजट के लिए हमें एडिशनल वर्किंग्स करने होंगे, तो पहले हम वर्किंग्स करेंगे, फिर हम कैश बजट फेयर बनाएंगे। नाउ वी विल रीड द अदर points for the cash budget. The directors plan to replace a substantial amount of machinery in April 2022. The new machine will cost and the sales proceed are expected to be. Other running costs are expected to be paid monthly. The selling price is expected to be 200 per unit. अच्छा, हर महीने का हम रेवेन्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर मंथ की सेल्स यूनिट्स गिवन है। और रेवेन्यू में इसलिए कैलकुलेट करना होगा, विदाउट रेवेन्यू हम रिसीव कितना रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स वो हम सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। 25% of sales are cash sales and 75% are credit sales. Credit customers pay in full in the month after the sale. तो जिन कस्टमर्स को मैं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ जनवरी को, तो उनसे मैं रिसीव करूंगा अमाउंट फेब्रवरी में, या जिन कस्टमर्स को मैं फेब्रवरी में क्रेडिट सेल्स कर रहा हूँ उनसे अमाउंट में रिसीव करूंगा मार्च में। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 200 और सेल्स के हर महीने के यूनिट दिए हुए, तो हम हर महीने का रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हर महीने का आपको सेल्स यूनिट दिखा चुका हूँ और सेलिंग प्राइस दिखा चुका हूँ, तो हम निकाल सकते हैं। तो जनवरी इतना रेलिवेंट नहीं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फेब्रवरी। तो फेब्रवरी के जो सेल्स यूनिट्स है वो 130, सेलिंग प्राइस 200 है और यूनिट्स 130 है। तो फेब्रवरी का रेवेन्यू आ जाएगा, तो दैट इज 26,000। इसी तरह फॉर मार्च, मार्च के सेल्स, मार्च से सेलिंग प्राइस हर मंथ सेम रहेगी 200 पर यूनिट, और मार्च के सेल्स यूनिट्स 150 है। तो $30,000। और अप्रैल के मेरे सेल्स यूनिट 200 सेलिंग प्राइस है और सेल्स यूनिट्स 160 है। तो ये रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। नाउ दिस विल हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स फॉर ईच मंथ। मटेरियल कॉस्ट हम परचेज बजट में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब लेबर कॉस्ट के लिए सिंपली ये करेंगे, तो नॉर्मली 80 पर यूनिट पे करते हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट से मैं 80 को करा दूंगा, हर महीने की डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। When more than 40 units are produced in any month, an overtime premium will be paid amounting to an extra $10 for each unit in excess of 140। तो उसके लिए मंथ देखेंगे, देखिए फेब्रवरी में एक तो सेम मंथ में पे होता है, मार्च और अप्रैल ही रेलेवेंट होगा। तो मार्च में देखिए अबव 140 है, और अप्रैल में भी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो अबव 140 है, तो इसमें बोनस पे होगा। तो हम ये बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मार्च में देखिए जो अबव 140 यूनिट्स है वो 8 है, तो सिर्फ इन एडिशनल यूनिट्स पे बोनस दिया जाएगा, और पर यूनिट जो है वो बोनस है, तो दैट विल बी 80। और अप्रैल में मैं जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो 159 है।
मीन 90 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन रहे, और 19 पे मैं बोनस ऑफ 10 पर यूनिट, तो $190 का बोनस हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द लेबर। वेरिएबल ओवरहेड से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अदर रनिंग कॉस्ट हो तो उसने प्रोवाइड की हुई है। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में कैश बजट में कैलकुलेट करूंगा। अब रिसीट्स की बात कर लेते हैं। रिसीट्स जो वो इन्फ्लोज होते हैं एक तरह से कैश इन्फ्लोज। तो जितने मंथ का बजट बनाना है आपको, उतने मंथ के कॉलम प्रिपेयर करने, अब तो एट टाइम्स फॉर्मेट खुद ही प्रिपेयर्ड आता है एग्जाम में। और पहले इन्फ्लोज या रिसीट्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो डिफरेंट रिसीट्स या इन्फ्लोज है मेंशन करके, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मंथ आफ्टर सेल पे करेंगे कस्टमर्स। इसके अलावा एक और इन्फ्लो भी होगा, तो अप्रैल में मैं ओल्ड मशीन को सेल करूंगा। तो इट्स बेटर कि उसकी उसकी को मेंशन अभी से ही कर दें। और कोई इन्फ्लो ऐसा जिसमें है नहीं। देखिए मार्च की मैं कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, जिन कस्टमर्स को मैंने मार्च में सेल्स किए हैं उसमें से 25% कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स के कस्टमर सेम मंथ में ही पे कर देते हैं। तो मार्च की सेल्स है 30,000, उसका 25% हो जाएगा। तो यहाँ ये 7,500 आ जाएगा। और क्रेडिट सेल्स का हमने डिस्कस किया था। क्रेडिट कस्टमर्स पे इन फुल इन द मंथ आफ्टर सेल, तो हर महीने 75% क्रेडिट सेल्स हैं आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो जिन कस्टमर्स को ने फरवरी में सेल्स की थी, उसमें से 25% कस्टमर्स ने तो फरवरी में ही पे कर दिया होगा। और इजंट इट कि फरवरी के 75% कस्टमर जो क्रेडिट कस्टमर्स है वो 1 मंथ, एक आफ्टर 1 मंथ मार्च में हम उनसे रिसीव करेंगे। तो ये जो फरवरी की सेल्स है, इसका मैं 75% रिसीव कर लूंगा मार्च में। और डिस्काउंट अलाउड की कोई आप बात नहीं कर रहा, तो हम उसको अननेसेसरीली एडजस्ट नहीं करेंगे खुद से एज्यूम करके। 19,500 ये जो सेल ऑफ वर्ल्ड मशीनरी है अप्रैल में। तो अभी हम टोटल मेंशन कर देंगे। 27,000। इवन हम अप्रैल भी अभी कंप्लीट कर देते। तो अप्रैल की जो कैश सेल्स जो अप्रैल के कस्टमर्स हैं उनसे 25% मैंने रिसीव कर लिया होगा सेम मंथ में। तो दैट विल बी 8,000। और फॉर क्रेडिट सेल्स जो मार्च में मैंने कस्टमर्स को सेल की थी, उससे 25% मैंने मार्च में ही रिसीव कर लिया था। और अब उनसे 75% मैं रिसीव करूंगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि क्रेडिट कस्टमर्स आफ्टर 1 मंथ उनसे हम रिसीव करते हैं। तो दैट विल बी 22,500। अच्छा, अब अप्रैल में वी विल रिसीव और मशीनरी दैट इज 2,000, तो हम उसको यहाँ ले लेंगे। अप्रैल के भी टोटल इनफ्लोज आ जाएंगे। Now we are going to deal with the payments. सबसे पहले पेमेंट टू सप्लायर है फॉर मटेरियल्स।
चलिए, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, उनकी बेसिक पे भी है हर महीने, और उनका बोनस भी है। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स भी है, और अदर रनिंग कॉस्ट भी है। और लास्ट है परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स हैं, इनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो बोनसेस है ये तो मैं ऊपर अपनी वर्किंग से कॉपी कर दूंगा। तो ये 80 और 190। अब पेमेंट टू सप्लायर की बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें बिल्कुल बिगनिंग में जाना होगा परचेसेस बजट में। तो देखिए, ये जो फेब्रवरी में मटेरियल परचेज किया है, जो कि है पेड इन द मंथ फॉलोइंग परचेज नेक्स्ट मंथ पे होता है, तो जो फेब्रवरी में मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट मार्च में होगी। जो मटेरियल मैंने मार्च में परचेज किया है वो कॉस्ट में पे करूंगा अप्रैल में। तो पेमेंट टू सप्लायर जो मैंने फेब्रवरी में मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट मैं मार्च में कर दूंगा, और जब मार्च में मैं मटेरियल परचेज कर रहा हूँ उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा अप्रैल में। डायरेक्ट लेबर बेसिक पर यूनिट 80 पे करता हूँ, तो 80 को मैं अगर 148 से और 159 से करा दूँ तो दोनों मंथ्स की रिस्पेक्टिव लेबर की पेमेंट्स आ जाएंगी। तो ये सिंपली 18 to 148 है, मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरह फॉर अप्रैल 80 विल बी मल्टीप्लाई बाय 159। तो 12720 बोनसेस में ऑलरेडी करके कर चुका हूँ। वेरिएबल ओवरहेड सेम मंथ में पे होता है, 25 इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 25 into 148 हो जाएगा। तो दैट इज 3700। एंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25 पर यूनिट। अप्रैल की प्रोडक्शन है 159 यूनिट्स की, तो ये भी तो दैट इज 3975। अदर रनिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी पे मंथली, तो वो दोनों महीने सेम है, 3800। फिर परचेज ऑफ न्यू मशीन, अप्रैल में जो मशीन परचेज कर रहा हूँ विल कॉस्ट 13,000। तो बस ये अप्रैल में 13,000 मेंशन कर दे छुट्टी, तो फिर ये हमारी टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। अब मैं टोटल पेमेंट्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखिए, टोटल रिसीट्स में से मैं टोटल पेमेंट्स या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करता हूँ तो ऑब्वियसली नेट कैश फ्लो आ जाएगा। तो दैट विल बी 2200। 2200 आया। मैं मार्च को फॉर एज एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूँ, 27,000 माइनस 24,800।
अब कैश ओपनिंग बैलेंस, तो फेब्रवरी मार्च का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। 1700। 2200 प्लस 1700 कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो दैट इज 3900 पॉजिटिव बैलेंस है अभी। और ये जो मार्च का क्लोजिंग है, ये अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। और अप्रैल का भी हम नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे, 32,500 माइनस 39715। तो ये -7215 है। और ये मैंने इस तरह कैलकुलेट किया है, 32,500 माइनस 39715। तो -7215 प्लस 3900, -3315। तो ये हमारा कंप्लीट कैश बजट है। नाउ कमेंट ऑन द suitability of the month of April for the replacement of machinery। तो अप्रैल में हमें मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं? तो एक चीज़ मैं देखिए आप लोग को दिखाता हूँ। इसकी जो हाईएस्ट सेल्स है वो अप्रैल में। तो उसका ना अप्रैल इसका पीक सीजन है। ये वही एग्जांपल है कि जो जामे शरीन है या रोफजा है, उसका पीक सेल सीजन रमज़ान होता है। तो रमज़ान के टाइम पे मेक श्योर करेंगे कि प्रोडक्शन में रमज़ान के टाइम पे प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एज मच एज पॉसिबल सेल्स। बाकी तो मैं पूरे साल ऐसा जो कोई ऐसी सेल्स हास नहीं होती। मेन सीजन रमज़ान ही होता है कमाने का। या इसी तरह कोई कॉफ़ी का बिजनेस है तो यहाँ मेन सीजन सेल्स उसकी विंटर के सीजन में होंगी कराची में। तो पीक सीजन में देखिए अगर हम मशीनरी रिप्लेस करें तो नई मशीन को इंस्टॉल करने में एक तो पहले उसे परचेज करेंगे, फिर उसकी डिलीवरी के, फिर उसे यूज़ करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है हमें उससे प्रोडक्शन करने में टाइम लग जाए। तो इससे हो सकता है हमें अपनी प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो सेल्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है पार्ट सी में। और एक चीज़ ये है कि बिजनेस के लिए हो सकता है अप्रैल में ही रिप्लेस करना पॉसिबल हो। इसकी एग्जांपल है कि जो ओई लेवल के टीचर्स होते हैं, रियलिटी के जो जून जुलाई है उसमें थोड़ा बिजनेस डाउन होता है। तो अगर हमें कोई अपने मेजर एक्सपेंडिचर्स या इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है
तो हम भी जनवरी से लेकर अप्रैल के टाइम में ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमारे लिए इजी होता है इस तरह का एक्सपेंडिचर करना, क्योंकि वो पीक सीजन होता है हमारी अर्निंग्स का। क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट जून में अपियर होते हैं, नवंबर में सिर्फ एक माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, अनलेस आपके लक अच्छे नवंबर के भी सर्टेन स्टूडेंट्स मिल जाए। तो इसी तरह होता है, इस टाइम में उसके पास कैश ज़्यादा, तो इस टाइम में उसके लिए पॉसिबल है, बाकी इस टाइम में उसके लिए डिफिकल्ट हो। और यह जिससे मशीन परचेज करा उसने कंडीशन लगाई कि मैं से अप्रैल में ही मशीन सेल करूंगा या आपको सप्लाई करूंगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग। One of the directors suggests a company limit production to 140 units every month to avoid having to pay the overtime premium and so to reduce cost. Advise directors on whether 140 justify our answer. तो पैसे ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट रिड्यूस होंगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो पहले इजी मार्क्स सिक्योर कर ले। अब अगर हम प्रोडक्शन लिमिटेड करेंगे तो सरप्लस इन्वेंट्री हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे या वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्वेंट्री से डिक्रीज हो जाएगी और फिर एडिशनल डिमांड अराइज होगी तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेंट्री नहीं होगी, सो वी माइट लूज सेल्स इन दैट केस। अच्छा, तो एक मार्क सर, एक मार्क, 1 मार्क फॉर एडवांटेज, 1 मार्क फॉर 1 पॉइंट अगेंस्ट एंड 1 मार्क्स फॉर रिकमेंडेशन। देखिए मैं एक एडिशनल पॉइंट भी बताता हूँ उसमें। देखो कह रहे हैं 140 यूनिट्स पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिन मंथ्स हम एक्सपेक्ट करें कि प्रोडक्शन 140 यूनिट से बिलो इन मंथ्स की, तो फाइन है। इस पर हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं या कोई और पॉइंट बनाना चाहते हैं। जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए सपोज करें वो आपके माइंड में नहीं आ रहे, तो आज में हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को सिर्फ 140 कर दें तो 36, प्रोडक्शन 148 की जगह 140 माइनस सेल्स के यूनिट्स 150, तो देखते हैं कितनी इन्वेंट्री बचती है, या इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी। तो मार्च में स्टिल देखिए आपके 26 यूनिट्स इन्वेंट्री, तो कुछ इन्वेंट्री बच रही है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बच रही। और अप्रैल में देख लेते हैं, 34 प्लस 140 माइनस 160, अब अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल में देयर विल बी अ मैसिव डिक्रीज इन इन्वेंट्री, लेकिन इवन अप्रैल में भी कुछ यूनिट्स होंगे। ऑब्वियसली दिस कैलकुलेशन कैन अप्रैल में या जून के लिए नहीं होगी क्योंकि उसमें यूनिट्स बिलो 140 है, तो मार्च और अप्रैल के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो स्टिल बिजनेस विल बी लेफ्ट विद सरप्लस इन्वेंट्री।
तो इट विल रिड्यूस बट स्टिल विल बी एफ, तो ये भी आप पॉइंट यूज कर सकते हैं अगर आपको फेवर करना है इस चीज़ को। और भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं तो वो तो एक्सेप्ट द वैलिड पॉइंट्स लिख के जान छुड़ा लेता है। आप कोई और पॉइंट भी रेस करेंगे अगर वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलिवेंट है तो योर गाइस आर गोइंग टू गेट मार्क्स। तो आप सब लोग को कैश बजट का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है। अल्लाह हाफिज़।